एनसीईआरटी क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बन रही है क्लास 6 टू क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट्स। उसमें हिस्ट्री को चूज किया गया है और हिस्ट्री में क्लास 6 को से शुरू किया गया है। क्लास 6 का चैप्टर 7 बन रहा है। चैप्टर 7 का आज लास्ट पार्ट है और 12 पार्ट है। वास्तव में 11 पार्ट में ही क्लास 7 समाप्त हो चुका था और लेकिन यह कुछ एक्स्ट्रा उसमें दिया गया है और टॉपिक लिखा गया है आगे की बात। इस आगे की बात में यह समझाया गया है कि मौर्य साम्राज्य के समाप्त हो जाने के बाद और गुप्त साम्राज्य के आने तक ये लगभग 500 वर्षों का समय है। इस समय में भारत पर किसका शासन रहा और वही इसमें समझाया गया है। और देखिए इसको मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। देखिए आगे की बात में ये मैं पहले पढ़ रहा हूँ फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए अगर आपके पास बुक हो तो उसका पेज संख्या 74 आप ओपन कर लीजिए, 74 पेज नंबर। और नहीं है तो मेरी बात को सुनिए। देखिए लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। यहाँ बताया गया कि लगभग 2200 वर्ष पहले, 2200 वर्ष पहले, आज से 2200 वर्ष पहले लगभग मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। समय याद कीजिए 185 ईसा पूर्व में। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था और जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग उसका सेनापति नहीं करके एक नए शुंग वंश की स्थापना कर डाली। तो यही चर्चा हो रही है। तो मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। इसके स्थान पर और साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। अब बता रहा है कि मौर्य साम्राज्य जब समाप्त कर गया, क्योंकि मौर्य साम्राज्य अपने अंतर्गत भारत के बहुत या भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल भूखंड को अपने अधीन रखा और उस पर शासन किया। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया तो कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, कई नए राज्यों का उदय हुआ। बस बल्कि ये कहिए छोटे की जगह पर नए कहिए, और छोटे भी हैं क्योंकि मौर्य साम्राज्य की तुलना में वो छोटे थे। अब देखिए पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत में के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद एवं राजाओं का शासन रहा। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि देखिए कि पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत में, देखिए भारत का नक्शा देख लीजिए, यही पश्चिमोत्तर भाग है। ये पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत, ये पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत में किसका शासन आ गया? हिंद एवं शासकों का शासन आया। मतलब कि इंडो ग्रीक रूलर्स आ गए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूं, देखिए पश्चिमोत्तर, पहला पॉइंट लिखिए पश्चिमोत्तर लिख लीजिए और इसको समझना बहुत जरूरी है। पश्चिमोत्तर प्लस उत्तर भारत, पश्चिमोत्तर प्लस उत्तर भारत, ठीक है। यहां पर किसका आ गया? स्पष्ट बता रहा है हिंद एवं राजाओं, हिंद एवं इसी को इंडो ग्रीक राजा बोला जाता है, राजाओं। क्योंकि कई नए राज्य होते हैं। तो अब जो भारत का देखिए ये पश्चिमोत्तर और उत्तर भाग जो है, यहाँ पर हिंद एवं राजाओं का शासन रहा। तो अब ये आप समझिए कि पहले हिंद एवं ये राजा कौन है। तो मैं ये आपको समझा रहा हूं कि इसको समझने का प्रयास कीजिए। और देखिए ये जो हिंद एवं राजा हैं, यहाँ पर लिखा है कि करीब 100 सालों तक, हालांकि इससे कुछ ज्यादा समय तक ये लोग रहे हैं और यहाँ पर इनका शासन रहा। और स्पष्ट बात है कि ये इनकी जो राजधानी थी उस समय वह तक्षशिला रही और साकल रही। ये जो हिंद एवं राजा हैं ये तक्षशिला और साकल से ये शासन करते रहे। तक्षशिला और साकल लिख लीजिए, तक्षशिला और साकल। साकल मतलब वही सियालकोट है, साकल या साकल द्वीप भी कहीं कहीं लिखा गया है, और यह सियालकोट है, सियालकोट जो अभी पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो ये इनकी राजधानी रही, राजधानी इनकी रही साकर और सियालकोट। साथ ही साथ पुष्कलाउटी यह इनका एक महत्वपूर्ण शहर भी रहा। तो पुष्कलाउटी था, पुष्कलावती
ये भी एक प्रमुख शहर था, ये प्रमुख शहर था, ये प्रमुख शहर था, स्थल प्रमुख स्थल या शहर। यहां से इनका सत्ता का केंद्र रहा हिंद एवं राजाओं का, और ये लगभग 100 वर्षों तक ये शासन किए हैं। माना जाता है कि यह मोटा मोटी 180 ईसा पूर्व से 10 एडी तक शासन रहे हैं। ये मोटा मोटी देख लीजिए, यहाँ पर ये 180 BC टू 10 एडी, इतना समय तक मोटा मोटी इनका ये सत्ता रहा हिंद एवं राजाओं का। और इनके बारे में सबसे पहला है कि जो पहला हिंद एवं राजा हुआ, हिंद एवं, ये लोग बैक्टीरिया से आए थे, तो जो पहला हिंद एवं राजा हुआ वो डिमित्रियस था। तो उसका मैं नाम लिख देता हूं कि प्रथम शासक ये बस नाम आप लोग जान लीजिए, डिमित्रियस। प्रथम शासक जो है वो डिमित्रियस है। देखिए डिमित्रियस, लिखिए डिमित्रियस, ये प्रथम शासक इसका बना है। इसको डिमित्रियस प्रथम कहा गया है, डिमित्रियस प्रथम या फर्स्ट, ठीक है। और इसका जो समय तो हुआ, और ये क्या किया कि ये बस मैं बता देता हूं कि ये सिक्का गढ़वाया, और सिक्का पर ये हाथी नुमा टोपी लगाया, ये क्वाइन बनाया, और उस पर हाथी का दांत वगैरह, सूंड निकला हुआ है, ट्रंक निकला हुआ है, ऐसा टोपी बनाया। इससे पता चलता है कि यहाँ पर शासन करता था। दूसरा शासक जो हुआ है अपोलोडस हुआ है, देखिए लिख देता हूं, दूसरा शासक ये हिंद एवं शासक है, इंडो ग्रीक के ये राजा हैं, भारत में शासन आके किए हैं, और ये पश्चिमोत्तर भारत पर और उत्तर भारत पर इनका शासन रहा। तो दूसरा शासक है, लिख लीजिए, अपोलोडोटस ये शासक रहा, ये भी फर्स्ट है, यहाँ पर दूसरा शासक कहा गया। और तीसरा शासक जो हुआ है, ठीक है, ये रहा है आपको, देखिए तीसरा शासक, बस इतना लिख लीजिए। अभी तो मैं सिर्फ परिचय दे रहा हूं, और परिचय देने के बाद फिर इन सबों पर एक अलग से वीडियो बनेगा, लेकिन अभी कई राजाओं के बारे में बताया गया है, तो सिर्फ शासकों का मैं नाम बता देता हूं, आप उसके बारे में जानिए। स्ट्रेटो, तीसरा जो शासक है वह है स्ट्रेटो फर्स्ट, देखिए, या सेकंड कहा जाता है, स्ट्रेटो सेकंड, ये शासक रहा। और इसी तरह से एक और इसमें शासक अलग से है, वो मिनांडर है। कौन है? मिनांडर, प्रमुख शासक। देखिए मिनांडर प्रमुख शासक मिनांडर। इसी को मिलिंद भी कहा गया है, मिलिंद, इसी को बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद कहा है। और इसी पर एक किताब है मिलिंद पन्नू, मैं समझा रहा हूं, मिलिंद पन्नू मतलब कहानी या प्रश्न है, पन्नू मतलब प्रश्न होता है। तो देखिए इतने ये लोग शासक यहाँ पर हुए हैं। तो आप समझिए कि मौर्य साम्राज्य के बाद और गुप्त साम्राज्य के आने तक, जब, क्योंकि मौर्य साम्राज्य हुआ फिर एक समय होता है, 500, लगभग 500 वर्षों का टाइम है, और उस टाइम पर भारत पर कई अन्य अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग शासक आ गए। तो पश्चिमोत्तर भारत जो है, यानी कि नॉर्थ और आपका नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है भारत का, और नॉर्थ पार्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ मतलब कि पश्चिम उत्तर और उत्तर भारत में हिंद एवं राजा आ गए। हिंद एवं राजा का मतलब इंडो ग्रीक किंग्स आ गए। ये लोग अपनी राजधानी यहाँ पर तक्षशिला को बनाए और साकल को बनाए। जैसे मिलांडर जो था, इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी साकल थी, राजधानी इसने साकल बनाई, साकल। यही साकल जो है, यही सियालकोट है, अभी पाकिस्तान में ये जगह चला जाता है। और ये इसका मिनांडर प्रमुख शासक हुआ क्योंकि ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था या बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। और इसके साथ एक उस समय के
महान बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। तो नागसेन के साथ इसका डिबेट हुआ है, वार्तालाप हुआ है। और उसी पर एक पुस्तक है मिलिंद पन्नु, ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। और उसमें मिनांडर के बारे में चर्चा है। और पन्नु का मतलब प्रश्न होता है, मिलिंद का प्रश्न, मिलिंद ने प्रश्न किया है, इसका उत्तर बौद्ध भिक्षु नागसेन ने दिया है। तो वह एक इंडो ग्रीक शासक था और वो अपनी राजधानी सियालकोट में बनाया था, ये पंजाब में होता है। तो ये आपका इनके बारे में आप जान गए। और यहाँ पर ही बहुत बड़े भाग में यहाँ पर शासन किए हैं। अब इसके बाद देखिए एक और बात आपको मैं बता रहा हूं कि अब देखिए इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले आप, प्लीज नोट डाउन, फिर मैं मिटाता हूं। आइए, नोट कर लिया है ना, ठीक है। अब इसको मिटा रहा हूं। तो आपने ये समझ गए कि पश्चिमोत्तर भारत के पश्चिमोत्तर भाग और उत्तर भाग में हिंद एवं राजाओं का शासन रहा। हिंद एवं को अंग्रेजी में इंडो ग्रीक किंग्स कहा जाता है। और ये लोग अपना जो प्रमुख केंद्र बनाए, राजधानी और तक्षशिला को बनाए, और मिलिंद ने साकल को बनाया, साकल जो सियालकोट है, और वहां से शासन किए। इसमें जो शासक हुए सभी का नाम लिखे, और एक मिनंडर शासक हुआ, उसको बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद कहा गया है क्योंकि यह बौद्ध धर्म को संरक्षक बन गया। और इसमें इसकी एक पुस्तक भी है बौद्ध ग्रंथ में बहुत फेमस, मिलिंद पन्नु, जिसमें इसके और बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप है। तो इतना तो आप जान गए। तो इनका शासन आया। फिर इसके बाद देखिए भारत के दूसरे भाग में देख लीजिए, इसके बाद पश्चिमी भारत पर शक नामक एशियाई लोगों का शासन रहा। अब पश्चिमी भाग आ जाइए, पश्चिमी भारत देखिए, हमने पश्चिमोत्तर बताया, अब पश्चिमी भारत आ जाइए। पश्चिमी भारत अलग अलग सेशन पर, अलग अलग क्षेत्रों पर अलग। पश्चिमी भारत, पश्चिमी भारत पर किसका रहा? शक का रहा, शक का शासन, शक शासन आया, यानी शक लोगों का शासन आया। तो ये देखिए भारत का जो ये पश्चिमी पार्ट है, देख रहे हैं, ये पश्चिमी पार्ट है। तो भारत के पश्चिमी भाग पर शक लोगों का शासन आया, और ये लोग काफी इसमें सत्ता किए हैं। और शक लोग कहाँ के थे? तो ये लोग मध्य एशिया में रहने वाली एक सिकथी लोगों की जनजाति थी। तो ये लोग मध्य एशिया के थे। शक जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया, ठीक है ना। और यहाँ पर एक नाम इनका आता है, वो सिकथी, इसकी थी, देखिए इसकी थी जनजाति, इसकी थी जनजाति से इनका संबंध था। तो एक विशेष जानने के लिए इसे जान लीजिए, और यहाँ से संबंध था। और देखिए साथ ही साथ ये लोग, हालांकि इनके बारे में कई लोग कई तरह की बात कहते हैं। कुछ लोग इनको बताते हैं कि यह यूमी लोगों के दबाव के कारण भारत में घुसे और बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। ये जो साम्राज्य स्थापित किए शक लोग, उसको बहुत से इतिहासकार यहाँ का शकस्तान भी कहते हैं। और इनका शासन कहाँ कहाँ तक रहा देख लीजिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एक बड़े पार्ट पे शासन किए हैं। देखिए इनका जो सत्ता था वो पंजाब में आ गया। इनका शासन कहाँ कहाँ रहा है, शासन देखिए इनका रहा है पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान इनका शासन रहा है। इसी तरह से देख लीजिए, इसके बाद इनका शासन हो गया गुजरात, गुजरात, सिंध में भी कुछ भाग में ये लोग चले गए, थोड़ा थोड़ा सिंध करके। साथ ही साथ ये देखिए सिंध पाकिस्तान में भी है, खैबर, ये भी पाकिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर भी इनका ये शकस्तान कहा जाता था। और अफगानिस्तान, 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 और इन जगहों को शकस्तान कहा गया, शकास्तान। तो देखिए ये शक लोग एक लंबे क्षेत्रों पर ये शासन किए हैं। लेकिन इसका जो पहला शासक माना जाता है, इस वंश का पहला शासक, देखिए शकों का जो पहला शासक है, पहला शासक, बस इतना ही जानिए कि पहला। अब मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में गुजरात वगैरह में इनका बहुत प्रभाव था, तो मैं अब बता रहा हूँ।
पहला शासक जो थे वो मौस थे या मोगा थे, मौस या मोगा कहा जाता है। पहला शासक का नाम था मौस या मोगा। और इनका जो और सबसे जो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शासक हुए, लिखिए सर्वाधिक, इनका नाम यही क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था। प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन। रुद्रदामन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन है। इनका जो समय है 130 से, देखिए इनका जो टाइम है ये 130 एडी से 150 एडी, ये इनका समय है। रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शासक हुए हैं और इन्होंने ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। ये बार बार पूछा जाता है कि देखिए ये गुजरात में है, गिरनार में सुदर्शन झील, तो वहां उसको इन्होंने जीर्णोद्धार कराया। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, रिपेयर कराए हैं, बनाए नहीं है, रिपेयर कराए हैं, जीर्णोद्धार। तो ये सुदर्शन झील का इन्होंने जीर्णोद्धार कराया। तो ये रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध इसके शासक हुए हैं। तो जो पश्चिमी भारत में शक शासन आया, ये लोग मध्य एशिया के थे, स्किथी जनजाति के थे। और इसका जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था वो मौस या मोगा था, मौस या मोगा पहला शासक। इसका पहला शासक शकों का पहला शासक मौस या मोगा है और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक इसमें रुद्रदामन हुए हैं। इनका समय जो है 130 ईस्वी सन से 150 ईस्वी सन इनका समय है और इन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। तो आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद की चीजें आपको हम समझा रहे हैं। देखिए आपके लिए हमने कुछ नोट भी किया है, तो उसको देखकर आपको मैं बता रहा हूँ। साथ ही साथ ये जो रुद्रदामन था ये बहुत बड़ा संस्कृत प्रेमी था और इसने ही सबसे पहली बार, जो रुद्रदामन है वो जूनागढ़ अभिलेख इससे जुड़ा हुआ है और उसमें सबसे पहली बार विशुद्ध संस्कृत में अभिलेख लिखा। तो ये जो रुद्रदामन है पहली बार विशुद्ध संस्कृत में अभिलेख लिखा। तो आप नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूँ बाकी को। इसको नोट कर लिए, नोट कीजिए, प्लीज नोट डाउन। और देखिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए यहाँ से अब रुद्रदामन के बारे में थोड़ा बता दूंगा क्योंकि वो जरूरी है। पहला शासक मौग या मूसा था, बस इतना जान जाइए। और देखिए रुद्रदामन जो है, देखिए रुद्रदामन ये क्या काम करता है, प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन। ये देखिए ये पहली बार विशुद्ध संस्कृत में अभिलेख, विशुद्ध संस्कृत में अभिलेख इसका है, अभिलेख जारी किया। और ये कौन सा अभिलेख है, यह जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख ये पूछा जाएगा तो लिख लीजिएगा, जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदामन का है। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। तो ये दो चार इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में। और शक लोगों को सिथियन नाम से भी जाना जाता था। ये शक जो हैं इनको सिथियन नाम से जाना जाता था। तो एक ये बात अब जान जाइए, पूछा जाएगा कि सिथियन कौन है, तो ये सिथियन भी जन कहलाते थे। सिथियन नाम से भी शक लोगों को जाना जाता था। और साथ ही साथ ये देखिए कि इन्हीं को हराकर शक संवत हुआ है। जो शक संवत आप जानते हैं, तो खैर इसको मैं आपको कुषाण में पढ़ाऊंगा क्योंकि कुषाण शासक ने इनको हराया और स्पेशली कनिष्क ने। और 78 एडी में शक संवत जारी किया। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में शक संवत जारी हुआ 78 एडी में, जिसको कि 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने शक संवत को भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया। तो ये इस शकों के बारे में इतना बात आप जान गए। अब इसको आप मिटा लीजिए, तो फिर हम कुषाण के बारे में बताएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटा छोटा बता रहे हैं। और आपको ये भी मैं बता रहा हूँ, आपसे कमिटमेंट है कि इन लोगों पर एक अलग से अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक शासक के बारे में बताया गया है, तो आपको मैं परिचय दे रहा हूँ कि आप इसको जान लीजिए कि आगे की बात में कि मौर्य साम्राज्य के पतन और गुप्त साम्राज्य के पूर्ण रूपेण पूरे भारत में छा जाने के बीच में ये 500-600 वर्ष, लगभग 500 से कुछ ज्यादा ही समय है।
इतने समय तक भारत में कौन शासन किया, तो उन लोगों का शासन है। तो इतने समय में भारत में किसी एक साम्राज्य का शासन नहीं रहा, अलग अलग भाग में अलग अलग शासन रहा। जैसे उसी में आपको हमने बताया कि जो भारत का जो पश्चिमोत्तर और उत्तर भाग है वहां पर हिंद एवं शासक आके शासन किए कभी, और एक साथ कई लोगों ने अलग अलग भाग में शासन किया। और देखिए पश्चिमी भाग में यहाँ बताया गया कि शक लोगों का शासन आ गया। शक लोगों को ही सिथियन कहा जाता है। शक लोगों में कुशासक है, लेकिन जो इसका जो सबसे प्रसिद्ध, ऐसे तो इनका जो पहला शासक है वो मोस या मोगा कहा जाता है, या लेकिन सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन है, जिसने सुदर्शन झील का रिपेयर कराया था, जिसने जूनागढ़ जिसका अभिलेख में, उसने जूनागढ़ अभिलेख में इसने शुद्ध विशुद्ध में, हम बिल्कुल विशुद्ध संस्कृत में अभिलेख जारी किया। तो ये सब इसके बारे में, इनको सिथियन भी कहा जाता था। अब आ जाइए कुषाण, और कुषाण देखिए ये यहाँ पर आ जाइए, कुषाणों का शासन में भारत के कुछ भाग में कुषाण शासन आ गए। इसके बाद कौन आ गए, कुषाण, कुषाण शासन, कुषाण कहे जाते हैं, कुषाण हो गए। तो ये कुषाणों का शासन आया तो कुषाण शासन हो गया। और ये देखिए ये मध्य एशिया की यूची जनजाति से संबंधित है। ये कहाँ के हैं, मध्य एशिया, ये भी मध्य एशिया के हैं। मध्य एशिया, मध्य एशिया के यूची जनजाति से, जनजाति, मध्य एशिया के यूची जनजाति, बस इतना जानिए, यहाँ से ये संबंधित है कुषाण। और कुषाण का में जो पहला जो शासक है वो कुजुल कड़फिसस है। इसके शासक मैं बता देता हूँ, शासक देखिए इसका शासक है तो फर्स्ट जो है कुजुल कड़फिसस, कुजुल। और यहाँ पर आपके बुक में लिखा गया है कि चैप्टर 8 में इनके बारे में विशेष रूप से बताया गया है, तो वहां पर चर्चा होगी, लेकिन अभी इनके शासकों के बारे में हल्का फुल्का आपको जानकारी में दे रहा हूं। तो कुजुल कड़फिसस, कड़फिसस, कुजुल कड़फिसस ये शासक हुए। और ये किसी, यहाँ पर कहा लिखा गया है कि हरमोएस नामक किसी व्यक्ति को, ये एवं शासक है, उसको हराए और हराकर इन्होंने गंधार पर और कश्मीर पर कब्जा कर लिया। और इन्होंने सिक्का जारी किया। इनके सिक्के तांबे के सिक्के हैं कुजुल कड़फिसस के। और फिर इनका जो तांबे के जो सिक्के हैं उस पर इन्होंने एक तरफ जो यूनानी राजा है हरमोयस, उसका इन्होंने आकृति बनाई है, और दूसरी तरफ इनकी स्वयं की आकृति है। और इन्होंने सिक्कों पर अपनी कई तरह की उपाधि या टाइटल भी खुदवाई है, जैसे महाराजाधिराज, धर्मथीदस, धर्मथीद, ये सब खुदा हुआ है। इनके बाद इनका पुत्र शासक बनता है, और वो पुत्र देखिए 65 से 78 ईस्वी तक शासन करता है। इनका जो समय है ये देखिए 15 ईस्वी से 65 ईस्वी है। कुजुल कड़फिसस का जो समय है 15 एडी से लिख लीजिए, और ये इनका सर्स आता है 65 एडी, 65 एडी, एडी मतलब ईस्वी आप जानते ही हैं। और इसके बाद इनका पुत्र आता है, इनका पुत्र है, ठीक है ना, उसको कहा जाता है भीम कड़फिसस, वो है भीम कड़फिसस, भीम कड़फिसस इनका शासक है, भीम कड़फिसस है। तो इसका शासन होता है भीम कड़फिसस का, और इसका 65 to 78 ईस्वी तक शासन रहता है। तो ये आ जाते हैं 65 to 78 एडी तक ये रहते हैं। 78 एडी में इनका शासन समाप्त हो जाता है। और फिर इसके बाद इनको भीम कड़फिसस सेकंड भी कहा जाता है। भीम कड़फिसस या भीम कड़फिसस, कहीं कहीं सेकंड भी इनको कहा गया है। और साथ ही साथ इसके बाद देखिए कनिष्क का शासन आता है। इसके बाद जो शासक आते हैं कनिष्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिष्क ये सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक है, प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध। कनिष्क क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध, मैं लिख देता हूं, सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक ये कनिष्क हुए हैं, ठीक है। और ये कनिष्क का शासन आता है, और यही क्या करते हैं कि 78 एडी में इनका राज्यारोहण होता है। देखिए 78 एडी में इनका राज्यारोहण है, कोरोनेशन है, राज्यारोहण,
और इसी समय इन्होंने शक संवत चलाया। शक संवत इन्होंने चलाया 78 एडी में कनिष्क ने। और इसी शक संवत को भारत सरकार ने 1957 में, देखिए 1957 में भारत सरकार, इंडिया गवर्नमेंट, भारत सरकार ने क्या किया, तो इनको राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया। शक संवत को क्या किया, राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित, राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित। तो बस ये सब याद करते जाइए। और मैं यहाँ नोट भी कर देता हूँ कि ये कुषाण के बारे में कह रहा हूँ। कुषाण मध्य एशिया के यूची जनजाति के लोग थे और भारत में इनका जो पहला शासक होता है कुजुल कटफिसेस होता है, वो 15 एडी से 65 एडी तक, यानी 15 एडी टू 65 एडी तक शासन करता है। उसके बाद उसका पुत्र भीम कटफिसेस होता है, इसको भीम कटफिसेस सेकंड भी कहा जाता है। ये 65 एडी से 78 एडी तक शासन करता है। इसके बाद आता है कनिष्क, और कनिष्क ये कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। और कनिष्क जब आया तो इसने 78 एडी में कनिष्क का राज्यारोहण होता है और 78 एडी ही को इसने शक संवत घोषित करता है। और कहा जाता है कि शकों को पराजय करने के बाद ये शक संवत घोषित किया। और 1957 में भारत सरकार ने शक संवत को ही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट आप सब बात जान रहे हैं, इतनी बात है। और कनिष्क जो आया तो इसने अपनी राजधानी पुरुषपुर और मथुरा बनाया। देखिए कनिष्क जो है इसकी राजधानी कहाँ बनाया, ये राजधानी देखिए कैपिटल, राजधानी बनाया दो जगह, एक बनाया पुरुषपुर और दूसरा बनाया मथुरा। दो जगह से शासन करता था कनिष्क, दो जगह से शासन करता था, पुरुषपुर से और मथुरा से शासन करता था। तो इतनी बड़ी बात आपको हमने ये बताया कनिष्क के बारे में। बहुत सारी बातें हैं। बस ये सेकंड बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुआ था तो कनिष्क के समय में ही हुआ था। सेकंड कह रहे हैं, सॉरी, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था कश्मीर में हुआ था, तो ये कनिष्क के समय में हुआ था। इससे बुद्धिस्ट बहुत संगीति भी कराया। तो उस समय बहुत विद्वान और सुगोष थे वहां पर। तो ये सब कई बातें हैं। तो कुषाण के बारे में यहाँ पर आपके चैप्टर में लिखा गया है कि अध्याय 8 में कुषाणों के बारे में आप अधिक जानेंगे, तो उस समय और सब चीज आपके बारे में बताएंगे। लेकिन इतना तो जान गए ना कि इंडो ग्रीक या हिंद देवन के बाद देखिए शक आए, शक के बाद क्या आए, कुषाण आए। और कुषाण के शासक बता दिए कि पहला जो शासक है कुजुल कटफिसेस है, उसका पुत्र भीम कटफिसेस हुआ, जिसको भीम कटफिसेस सेकंड भी कहा जाता है। और उसके बाद कनिष्क आया जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक है। कनिष्क ने पुरुषपुर और मथुरा को अपनी राजधानी बनाया और शक संवत भी घोषित किया 78 एडी को। 78 एडी को ही भारत सरकार ने 1957 में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया। तो कितनी अच्छी बात है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में आपको बता रहा हूं और मेरे साथ बने रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मन में एक फ्रेश आइडिया आ जाएगा कि कौन किसके बाद आया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं और उसके मेन राजाओं को और पहले और दूसरे तीसरे राजा के बारे में बता रहा हूं। उनके बारे में जो प्रमुख बातें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं उसको बता रहा हूं। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा। और अब अभी तक आप इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी बातें आपको शायद ही कहीं मिलती होगी। और इसे आप शेयर भी कीजिए कि आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो, और कमेंट और लाइक भी कीजिए। और जो भी मैं लिख रहा हूं उसे नोट कर लीजिए, मेन बातों को मैं लिख रहा हूं। और देखिए अब आ जाइए, आपने कुषाण तक तो आपने पढ़ लिया है, और कुषाण के बाद देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है, वो भी आपको मैं पढ़ के बता रहा हूं। इसके बाद देखिए कि ये बता रहा है कि उत्तर तथा मध्य भारत में, अब देखिए इसको मैं हटा देता हूं, जो देखिए उत्तर तथा मध्य भारत में पढ़ रहा हूं कि उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्य शुंग ने एक राज्य की स्थापना की, और शुंगों के बाद कर्ण तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ये सबसे बड़ी बात जान जाइए कि उत्तर और मध्य भारत, आइए उत्तर प्लस मध्य भारत, समझिए। तो मध्य भारत यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए उत्तर मध्य भारत में
यहाँ सुंग वंश आ गया। कौन आया? सुंग वंश। सुंग वंश, सुंग वंश का शासन आ गया। और कब कैसे आया? तो सुंग वंश में बताया हूं कि मौर्य शासक, जो मौर्यों का अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसको उसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया। कब किया? तो 185 ईसा बीसी, 185 ईसा पूर्व में। और उसका हत्या करके, चूंकि वो पुष्यमित्र शुंग उसका टाइटल था, इसलिए शुंग वंश की स्थापना हो गई। तो इसमें जो प्रथम शासक कौन हुआ? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ये शासक बन गया। और इस तरह से भारत में मौर्य साम्राज्य की समाप्ति हो गई और एक नया राजवंश आ गया उत्तर और मध्य भारत में, शुंग वंश। ठीक है। इसके समय में इसने एक अश्वमेध यज्ञ भी कराया है, उसके पतंजल भी उसके पुरोहित थे। तो सब बात चर्चा है। और साथ ही साथ शुंग के बाद कण्व वंश आ गया। ये शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आ गया? एक और नया वंश आया, कण्व वंश। इसने भी शासन किया, कण्व वंश शासन किया। ठीक है। और कण्व वंश के बाद कुछ अन्य वंशों का भी शासन चला। इसके बाद कुछ अन्य वंश शासन करते रहे। ठीक है। कब तक? जब तक कि गुप्त साम्राज्य नहीं आ गया। जब तक कि गुप्त साम्राज्य नहीं आ गया। गुप्त साम्राज्य आपको समझ में आ रहा है ना? कि देखिए, मौर्य साम्राज्य में ये उत्तर और मध्य भारत में शुंग वंश आया, उसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया। और पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम जो शासक बृहद्रथ की हत्या करके इस शुंग वंश की स्थापना किए। और इनके बाद कर्ण वंश आता है, कुछ अन्य वंश भी आए। और तब तक भारत में ये एक शासन चलता रहा इन लोगों का, जब तक कि गुप्त साम्राज्य नहीं आ गया। और गुप्त साम्राज्य कब आया? तो 1700, लगभग 1700 वर्ष पहले। ये कब आ गया? लगभग 1700 वर्ष पहले। 1700 वर्ष पहले तो आपको हमने ला दिया कि गुप्त साम्राज्य आया और फिर गुप्त साम्राज्य इन सभी जगहों पर अपना आधिपत्य कंट्रोल कर लिया। ठीक है ना? और तब तक ये छोटे छोटे शासन करते रह गए। तो ये यहाँ की बात हो गई। अब थोड़ा सा हम दक्षिण भारत के बारे में बात करेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन। ठीक है। अब आइए, अब दक्षिण भारत में, अभी तक तो हमने आपको पश्चिमोत्तर भारत की बात किया, उत्तर भारत की बात किया, मध्य भारत की बात किया, और इन सब जगहों पर आपसे चर्चा हुई है। और अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के बारे में। ठीक है ना? ये देखिए, ये फिर से रिवाइज कर लीजिए। हमने यहाँ पर बात किया कि पश्चिमोत्तर भारत में, पूरे भारत में मौर्यों का शासन था। पश्चिमोत्तर भारत में हिंदवन शासक आ गए। फिर हिंदवन शासक के बाद हमने बता दिया कि शक लोग आ गए, जिसे सिथियन भी कहा जाता था। तो ये शक आए, जिसमें सबसे प्रमुख शासक रुद्रदामन हुआ। इसके बाद हमने बताया कि कुषाण लोग आ गए। कुषाण ने सबसे प्रमुख शासक, इसमें तो कटफिसस, कुजिल कटफिसस हुए, या फिर भीम कटफिसस हुए, और फिर कनिष्क हुआ। कनिष्क सबसे प्रमुख शासक हुए। कनिष्क ने कुषाण वंश के शासक हैं, और इन्होंने पेशावर, पुरुषपुर और मथुरा को अपनी राजधानी बनाया थी, हमने बता दिया। फिर इसके बाद एक कुषाण के बाद आपको हमने यहाँ पर बताया कि आगे यहाँ पर शुंग वंश आ गया। और शुंग वंश आपको देखिए उत्तर और मध्य भारत में आया। तो उत्तर और मध्य भारत में ये शुंग वंश का शासक आया। फिर यहीं पर कण्व वंश का भी शासन आ गया, और कुछ अन्य वंशों का भी शासन आया इन सब जगह में। तो इस सब जगहों की चर्चा आपको हो रही है। और ये तब तक ये लोग शासन करते रहे जब तक कि गुप्त साम्राज्य नहीं आ गया। और गुप्त साम्राज्य बाद में इन सभी जगहों को अपने आधिपत्य में ले लिया। और ये कब लिया? तो आज से 1700 वर्ष पहले, 1700 वर्ष पहले। यहां तक हमने चर्चा कर दिया। अब आ जाइए दक्षिण भारत की। थोड़ा दक्षिण भारत में, ये देखिए, ये दक्षिण भारत है, ये दक्षिण भारत है। इसकी थोड़ा कहानी हम लोग पढ़ लें और समझ लें। तो दक्षिण भारत में आ जाइए और देखिए, ये समझाया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही बार आप पूरे दक्षिण भारत लिखिए, साउथ इंडिया। दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में क्या हुआ? दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों और पांड्यों ने शासन किया। तो यह स्पष्ट बात बता रहा है कि दक्षिण भारत में देखिए, चोल, चेर और पांड्य, ठीक है, पांड्य ये शासन हो गए। और इन सभी का शासन कब तक रहा?
तो ये देखिए, देखिए यहाँ पर रहा 2200 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच में। देखिए 2200 से 1800 साल के बीच में दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य की शासन रहा। तो इन लोगों का शासन रहा, और साथ ही साथ लगभग 1500 साल पहले पल्लव और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इनके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि पल्लव एवं चालुक्य इनकी स्थापना हुई कब से? 1500 साल पहले। कब हुई? लगभग 1500, लगभग लिख लीजिए, सब में लगभग है, साउथ इंडिया में लगभग 1500 साल पहले, लगभग 1500 साल पहले शासन हुआ। तो दक्षिण भारत में, और आपको मैं यहाँ पर प्रॉमिस करता हूं कि मैं सभी के बारे में बताऊंगा। जैसे चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया है, ये सभी के बारे में मैं बताऊंगा। और जैसे पांड्य की राजधानी मथुरा थी, ये इसका तंजौर, ये सब के बारे में बताऊंगा। ये आज का केरल ही चेर है, ठीक है। तो और मदुरा वगैरह, मदुराई ये पांड्य लोग रहते थे, ये तमिलनाडु वगैरह चोल है, तो ठीक है। फिर यहाँ पर पल्लव और चालुक्य राजवंश आ गए 1500 साल पहले। तो इतना ही आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, और फिर इस पर मैं थोड़ी थोड़ी आपको आगे बताऊंगा। और इसके बाद देख लीजिए कि अब यहाँ पर इनका ये शासन रहा, और तो ये दक्षिण भारत के बारे में आ गई। एक और चीज थोड़ा बीच में छूटा है, उसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उसको थोड़ा नोट कर लीजिए, इसके थोड़ा पहले बताना चाहिए था, छूट गया तो फ्लो में। तो अब वहां तक, क्योंकि सातवाहन के बारे में थोड़ा हमको बताना है, तो हमने साउथ को बता दिया, लेकिन दक्कन के बारे में आपको नहीं बताया, क्योंकि ये तो साउथ हो गया। अब ये जो दक्कन, ये मेन भाग है, इसके बारे में आपको मैं कुछ बता रहा हूँ। तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सा तो हो ही गया है। अब यहाँ पर बता रहा है कि लगभग 2100 साल पहले सातवाहन राज्यों का स्थापना हुआ है, ठीक है ना। सातवाहन शासक के बारे में देख लीजिए, पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर देखिए, यहाँ पर पश्चिमी प्लस मध्य भारत, पश्चिमी और मध्य भारत पर बस ये लिख लीजिए। इस पर सातवाहन बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहन शासक, ये लोग मात्र शतात्मक थे, गौतमीपुत्र, सतकर्णी, ये सब नाम तो आप सुने हैं ना। तो सातवाहन शासक बहुत इंपॉर्टेंट हुए। और ये सातवाहन शासक जो हैं, ये लोग, इनका जो होता है, और ये बहुत प्रमुख हुए हैं। और ये लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य 400 सालों तक टिका रहा। ये सातवाहन राज्य जो है, ये कब हुए थे? तो 2100 साल पहले ये हुए थे, पहला बात। दूसरी बात कि ये 400 वर्षों तक टिके रहे, 400 वर्षों तक, इसलिए इनका छूट गया तो कहेगा भाई इनको आप लिखिए, 400 वर्षों तक टिके रहे, ये टिके रहे। तो 400 वर्षों तक ये टिका रहा, ठीक है, 400 वर्षों तक रहे। तो सातवाहन जो है 2100 साल पहले इनकी स्थापना होती है, ये 400 वर्षों तक अपने अस्तित्व को ये बचाए रहे हैं, और ये भारत पर शासन किए हैं। और इसके बाद देखिए, फिर मध्य और पश्चिमी भारत में इनके बाद सातवाहन फिर क्या होता है? वाकाटक राजवंश आ जाता है, तो उनको भी लिख लीजिए। वाकाटक राजवंश स्थापित हुआ। देखिए वाकाटक राजवंश, वाकाटक ये वंश आया, इसका शासन हुआ है, वाकाटक वंश का शासन अब पूरा हो गया आपका। और ये लगभग 1700 वर्ष पहले हुआ, लगभग 1700 वर्ष पहले। आप समझ में आ रहा है ना कि देखिए ये पश्चिमी और मध्य भारत में, देखिए पश्चिमी, ये देखिए ये पश्चिमी और मध्य भारत में सातवाहन आते हैं। सातवाहन 400 वर्षों तक शासन करते रह गए, और आज से लगभग 2100 साल पहले ये लोग आए थे। इनके बाद फिर देखिए वाकाटक वंश आता है, और ये लगभग 1700 वर्ष पहले आया है, और ये भी आकर अपना एक अद्भुत छाप छोड़ा है। तो सभी के बारे में जैसे अब बनाऊंगा, तो वाकाटक राजवंश, सातवाहन के इसके बारे में अलग से बनाऊंगा, लेकिन आप एक इनका कालक्रम, क्रोनोलॉजी तो आप समझ गए। और इसके अलावे देख लीजिए कि इसके अलावे और भी कई राज्य और राजा थे, इनके बारे में, उनके सिक्कों, पांडुलिपियों
तथा पुस्तकों से पता चलता है। इनके अलावे भी और छोटे छोटे राजा हुए और किताबों में, पांडुलिपि से या जो उनके क्वाइंस है, सिक्के हैं, उनसे उनके बारे में पता चलता है। और इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें समान स्त्री पुरुष का महत्वपूर्ण योगदान था। साथ ही साथ यहाँ बताया जा रहा है कि और भी कई परिवर्तन हो रहे थे और उसमें जो कॉमन मेन वुमेन है उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। इसमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार की प्रगति थी। जो नए इसमें परिवर्तन हो रहे थे उसमें कृषि का व्यापक प्रसार हो रहा था और साथ ही साथ उद्योग का भी विकास हो रहा था, व्यापार में भी प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले थे। इस काल में ये हुआ कि जो व्यापारी हैं वो नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज की। उसमें सिल्क रूट वगैरह की हम चर्चा आपको करेंगे विशेष रूप से। साथ ही साथ यहाँ पर समुद्री मार्ग भी छोड़ा गया व्यापार के लिए और देखिए उसके माध्यम से दक्षिण पूर्व अफ्रीका या पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, इन सब के साथ व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग खोज लिए गए और खोले गए। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का भी इसमें काफी निर्माण हुआ है। किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई हैं यहाँ पर, तो साइंटिफिक इन्वेंशन भी हुए हैं। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आज की इतनी ही बहुत बड़ी बात है कि पूरे एक राजवंश के बारे में हमने क्रोनोलॉजी आपको समझाने का प्रयास किया, जिसमें हिंद यमन से लेकर फिर शकों के बारे में चर्चा किया, फिर हम कुषाणों के बारे में हमने चर्चा किया, फिर कुषाणों के बाद आप आगे बढ़ते चले गए। वहां पर फिर आपने देख रहे हैं कि सातवाहन शासक के बारे में, वाकाटक शासक के बारे में आपने किया है। कुषाण के तक चर्चा आपने कर ही लिए हैं। फिर साउथ में चोल, चेर, पांडे के बारे में आपसे चर्चा हुआ, पल्लवों के बारे में चर्चा हुआ, चालुक्यों के बारे में। ये सब इसी काल में ये सत्ता करते रहे और साथ ही साथ इस राजवंश तो आते ही रहे, साथ साथ समाज में और परिवर्तन होता रहा, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और नए नए खोजों के क्षेत्र में। उस समय वैज्ञानिक खोज भी हो रहे थे। अब व्यापारिक मार्गों का खोज हो रहा था, स्थल मार्ग भी खोज हो रहे थे और समुद्री मार्गों का खोज हो रहा था। और भारत के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप के साथ भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी व्यापार शुरू हो रहे थे। और ये सभी चीजें कहाँ से पता चलती है? तो पुस्तकों से, पांडुलिपियों से, सिक्कों से। इस समय बहुत तरह के स्तूप बनाए जा रहे थे, मंदिर बनाए जा रहे थे, मतलब कि कंस्ट्रक्शन भी हो रहे थे। तो ये सारी चीजें की चर्चा हुई है और फिर आप अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, वो होगा चैप्टर 8। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर मैं रोक रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।